नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम दो प्रश्नों पे बात करेंगे पेपर वन के ज्योग्राफी पोर्शन में आप ले सकते हैं या करंट अफेयर में। तो जो पहला प्रश्न देखेंगे, सिंधु नदी जल समझौता का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। इसके आसपास प्रश्न बन सकता है। और दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय है जल परिवहन समस्याओं एवं संभावनाओं को गिनाइए। तो जो लोग नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। प्रतिदिन ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। जो लोग इसका पीडीएफ चाह रहे हैं उनके लिए हम कल एक लिंक देंगे, वहीं से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उस पर और भी कार्यक्रम हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको कल उसका पूरा लिंक मिल जाएगा। आइए देखते हैं, सिंधु नदी जल समझौता क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि अभी भारत पाकिस्तान में जो विवाद का मुद्दा चल रहा है, तो पुलवामा अटैक, उरी अटैक के बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक 1 और एयर स्ट्राइक किया अभी, उसके लिए जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसमें सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, ये मान लीजिए हिमालय है। हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वो सिंधु नदी तंत्र पे रावी, ब्यास, सतलज और झेलम, इन सारी नदियों का नीचे विवरण दिया गया है। तो 3 आती हैं पाकिस्तान के हिस्से में और 3 भारत के हिस्से में, लेकिन सभी का उद्गम स्थल जो है वो भारत में है और कुछ दूर भारत में बहने के बाद वो पाकिस्तान में जाती हैं। समझौते के अनुसार आप देखेंगे कि 3 नदियां जो भारत के हिस्से में हैं, पाकिस्तान के हिस्से में है, उसका भी पानी भारत यूज कर सकता है। वो 3 नदियां हैं, ब्यास, रावी और सतलज। अब उसका 20% एक एग्रीमेंट हुआ था 1960 में, उसी के बारे में लिखना है। ये बार बार विवादित इस वजह से रहता है कि भारत उस पे बांध बना करके उसके पानी को सिंचाई के लिए, बिजली के लिए और अन्य संसाधन के उपयोग के लिए प्रयोग में ला सकता है। तो जब से ये अटैक हुआ, इससे पहले भी जो 3 युद्ध हुए हैं भारत पाकिस्तान, इवन जब भारत और बांग्लादेश के बीच 1971 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, उसमें उसके बाद से ये चर्चा का विषय है कि इस पे पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जो भी समझौता था वो उस समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। कश्मीर समस्या को लेकर के इस पे पुनर्विचार की बात चल रही है, उस पे कुछ कमेटियां भी गठित की गई हैं। तो आइए देख लेते हैं। सिंधु नदी जल संधि का पानी के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इसको कम शब्दों में हम कैसे लिखेंगे, इस पे जानकारी तो लगभग सभी को है। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, तो ये 2 नाम याद रखिएगा, इन दोनों लोगों का लिखना है विवरण यहाँ पे, ने हस्ताक्षर किए थे। इनकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। उस समय जो IBRD था, विश्व बैंक, वो उस समय इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके प्रावधान, जो मुख्य प्रावधान है, प्रावधान काफी लंबा है लेकिन इसके मुख्य प्रावधान है उनको हम देख लेंगे और 100 से 150 शब्दों में इसको निपटा देंगे। आइए देखते हैं। समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां, देखिएगा, एक ब्यास है, रावी है और सतलज है, ये 3 पाकिस्तान के हिस्से में है, का नियंत्रण भारत को भारत को है, ये भारत के लिए है। पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम, यहाँ पे कॉमा रहेगा, सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। तो सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण किसको है? पाकिस्तान को है। पाकिस्तान के नियंत्रण की नदियों का प्रवाह भी भारत में होकर जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। संधि के अनुसार भारत उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए कर सकता है। तो 3 की वर्ड्स हैं, सिंचाई, परिवहन और बिजली, इसके लिए भारत कर सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। बंटवारे में कौन भारत के जिम्मे है? तो सिंधु, चिनाब और झेलम पाकिस्तान के जिम्मे है और ब्याज, रावी, सतलज जो है वो भारत के जिम्मे है। हालांकि कश्मीर समस्या के मद्देनजर
भारत पाकिस्तान का पाकिस्तान का डर हमेशा बना रहता है कि भारत पानी का बहाव मोड़ न दे या उसको रोक न दे। अगला पॉइंट देखेंगे, संधि के अनुसार भारत केवल नदियों का 20% पानी ही प्रयोग कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हुए विभिन्न युद्धों एवं बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम 1971 के बाद इस संधि पर पुनर्विचार की बात की जा रही है। 2016 में उरी हमले और 14 फरवरी 2018 में पुलवामा हमले के बाद संधि पर समीक्षा की आवश्यकता तेज हो गई है। तो ये आपका पूरा आंसर ये हो जाएगा। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और बढ़ा कैसे सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। अगर 250 शब्द में पूछेगा तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं कि कौन से भारत का क्या व्यू है, इस पे कमेटी गठित हुई है। एक आयोग की भी बात की गई है कि सिंधु नदी जल आयोग की भी बात की गई है, जो समय समय पे अपने विचार देता रहेगा, लेकिन इस पे मीटिंग वगैरह हो नहीं पाती थी। शिमला में ये समझौता जो भी समझौता हुआ था उस पे बार बार यही बहस होती है कि इसको पुनर्विचार किया जाए और इसको फिर से लागू करवाया जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और उत्तर प्रदेश स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को पहले समझेंगे, उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं एवं संभावनाओं को गिनाइए। तो आप देखेंगे कि कुंभ मेले में 5 टर्मिनल बनाए गए थे, जो कि आपको अगर हुगली से कोलकाता से वाराणसी आना है, वाराणसी होते हुए आपको प्रयागराज आना है, तो यहाँ पे 5 टर्मिनल, कुछ यमुना पे कुछ गंगा पे बनाए गए थे। तो इन टर्मिनलों की सहायता से वहाँ पे एक तो माल वाहन के लिए जरूरी होता है और जल संसाधन जो भी है, नदियां होती हैं, वो बहुत ही सस्ता माध्यम होता है परिवहन का, चाहे माल वाहन के लिए हो या यात्री के आवागमन के लिए। जैसे यूरोप में आप देखेंगे, अगर हॉलीवुड की मूवीज देखते हो आप, तो उसमें जितने भी जेम्स बॉन्ड सीरीज अगर आप देखे हो या कोई भी अच्छी मूवी देखेंगे, तो उसमें स्टीमर का उपयोग जो दिखाया जाता है वो नदियों में कैसे उपयोग किया जाता है आप देखेंगे। तो वहां पे जल परिवहन सबसे ज्यादा विकसित है और बहुत ही सस्ता है। तो इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में या भारत के सभी राज्यों में जल परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के आधार पे आपको जल परिवहन के लिए आयोग बनाया गया है, एक प्राधिकरण बनाया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है। और पहला एनएच जो है, नेशनल वाटर हाईवे, वो बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो बनाया गया है वो पहला प्रयागराज में। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे कैसे इसको हम डेवलप करेंगे और प्रश्न को कैसे पूरा करेंगे। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो मित्रों, हमारा एक अलग से टेस्ट प्रोग्राम भी है जिसकी कॉस्ट 3000 है और 400 प्रश्नों की हम फ्रेमिंग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके लिए भी आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट 2000 है। इसके पीडीएफ जो अभी हम प्रश्न दे रहे हैं, इनकी पीडीएफ के लिए हम कल एक वेबसाइट का लिंक बताएंगे आपको, वहां से आपको सभी को डाउनलोड करना है। और ये जितने भी टेस्ट हैं, जैसे अभी टेस्ट 2 है, मैं कल उसको भी शेयर कर दूंगा प्रश्नों को। सारे उत्तर तो हम नहीं शेयर कर पाएंगे, लेकिन 100-150 प्रश्नों को हम शेयर करेंगे। अगर आपको ऐसी फ्रेमिंग चाहिए या हमारी टेस्ट कार्यक्रम से जुड़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इस पे कॉल मत करिए, आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे और यूपी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज के लिए लिखेंगे तो हम आपको ज्वाइन करा देंगे। आइए देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके आधार पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से कोलकाता नागरिक यातायात एवं भार वहन के लिए खोला गया। वहीं गंगा और घाघरा नदी के संगम पर माझी घाट, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये, बस्ती से अयोध्या तक 364 किलोमीटर का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 नामित किया गया है,
इसे हाल ही में परिवहन के लिए खोले जाने की संभावना है। तो ये दो हैं भारत में अभी उत्तर प्रदेश में अभी विकसित किए गए हैं। और भी संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं वो हम दिखाएंगे। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश की अन्य नदियों यमुना, चंबल, रामगंगा, गोमती, तमसा आदि में यातायात या माल वाहन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए समस्याएं, आधे प्रश्न को हम दिखाएंगे संभावना के रूप में और आधे को दिखाएंगे समस्या के रूप में, और इसको आप विस्तारित भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कम लग रहा हो, ये कम नहीं होता है क्योंकि हमने पॉइंट्स दिए हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं स्वतः ही। इतने भी पॉइंट आपको याद आ जाएंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से आप आंसर लिख देंगे। एक एक दो दो पॉइंट पे लोग पूरा आंसर लिख देते हैं। सुचारू जल प्रबंधन की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है सभी नदियों की भारत में। नदियों का वर्ष भर जल की उपलब्धता की कमी। अब प्रयागराज में ही देखेंगे कि गर्मियों में गंगा कहाँ तक चली जाती है, एकदम अंदर तक। अगर आप लोग गए होंगे लेटे हनुमान मंदिर के पास, तो जब बरसात होती है, वर्षा के सीजन में आप देखेंगे कि मंदिर तक पानी पहुंच आता है। और अन्य सीजन में आप जाएंगे गर्मी में या ठंड में तो पानी का स्तर काफी कम होता है। तो जल की उपलब्धता ही सबसे बड़ी समस्या है। नदियों में गाद की समस्या, गाद की समस्या से नदियों का जो पानी है वो बाढ़ के माध्यम से इधर उधर निकल जाता है, तो भी एक बड़ी समस्या है। तो जमुना और प्रदूषण एवं कचरे के आधार पे भी ये पानी रिटेंशन कम हो पाता है। सरकार द्वारा बृहद स्तर पर प्रयास की कमी, ये भी एक बड़ी समस्या है। वर्तमान सरकार ने कुछ काम किए हैं, इससे पहले अन्य सरकार जो भी केंद्र सरकार में रही है पिछले 70 सालों से, इस मुद्दे पे काम बहुत ही कम किया गया था। हालांकि बन रहा था, प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन काम को अच्छे स्तर पे नहीं किया गया। वर्तमान सरकार उस पर काम अच्छे से कर रही है। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जल परिवहन अत्यधिक सस्ता तथा पर्यावरण के अनुकूल होता है, इसकी जागरूकता की कमी है। लोगों को जागरूक भी कराना चाहिए कि इसका उपयोग अधिक से अधिक करें। अगर है अपने पास जो भी क्रूज चल रही हैं, बनारस में अलकनंदा क्रूज है और भी क्रूज को स्टार्ट किया गया है, तो उसका लोगों को उपयोग करना चाहिए। वो सस्ता भी होता है और सेफ भी होता है। उत्तर प्रदेश में सभी प्रोजेक्ट अभी प्रायोगिक रूप से हैं, संचालित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ के लिए यह एक नया प्रयास है जिसमें थोड़ा समय लगेगा। तो लोग इससे अवगत हो जाएंगे और एक अलग व्यवस्था बन जाएगी और हाईवे का जो भी वाटरवे बन रहे हैं उसका सदुपयोग किया जा सकेगा। मित्रों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो अपने कमेंट करिए, अपने भी जो भी है विचार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। हम अब एक सिस्टमेटिक, अभी 2-3 दिन में एक सिस्टमेटिक पेपर जो भी आप लोग बताएंगे, कुछ लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था, आप कमेंट करिए। ज़्यादा लोगों का जिस पेपर पे भी रहेगा, हमारा भी विचार है कि 4th पेपर से हम लोग शुरू करें। 4th पेपर से शुरू करेंगे और सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।